1 तारीख को छपा होता तो अप्रैल फूल्स डे प्रैंक बोलकर भुला देते, लेकिन 2 अप्रैल की इस रिपोर्ट ने हमें फिर से याद दिला दिया कि हमारे देश में नेतागण हमारा हर रोज फूल्स डे ही मनाते हैं। मुंबई के एक बैंकिंग प्रोफेशनल जो तमिलनाडु और केरला घूमने गए थे, उन्हें आनंद फानंद में मुंबई वापस आना पड़ा क्योंकि मुंबई पुलिस से उन्हें नोटिस आ गया था पेशगी के लिए। उनका कथित अपराध अंडरवर्ल्ड, बिल्डर माफिया, ड्रग कार्टेल से संबंध नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा संगीन अपराध कुणाल कामरा का वो एंटी नेशनल, देश को विभाजित करने वाला शो इस बंदे ने अटेंड किया था, जहां कामरा ने एलिजिडली महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। हालांकि कामरा ने शिंदे जी का नाम इन स्पेसिफिक नहीं लिया था, लेकिन शिव सैनिक को अच्छे से मालूम था कि किसकी बात यहां हो रही है और वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मुंबई के हैबिटेट सेंटर को वांखड़े बना देते हैं। आज का गुंडा राज 1992 में आई थी बड़े पर्दे के लिए। 2025 में गुंडा राज आज आप खुद ही देख सकते हो अपने आंखों पे या न्यूज चैनल पर 24 घंटे चलता रहता है। सारा एक्शन आपको फ्री में मिल जाता है। हालांकि अब मुंबई पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि उसने किसी भी कामरा के ऑडियंस मेंबर को समन किया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे नेशनल अखबारों ने इस बात को जरूर दर्शाया है अपने पन्नों में। कामरा के डेफेमेशन केस में कैसे ऑडियंस मेंबर्स तक को मुंबई पुलिस एज विटनेस बुलाना चाहती है अंडर सेक्शन 179 ऑफ द सीआरपीसी। लेकिन मुंबई पुलिस इस बात से डेफिनेटली इनकार नहीं कर रही है कि कामरा के गद्दार जोक के बाद 3 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं और आज को मिला लें तो कामरा को 3 समन जारी हो चुके हैं मुंबई पुलिस के सामने पेशगी के लिए। लेकिन कामरा ने महकमे में आतंक तो मचाकर रखा है। सिस्टम पर जोक मारते मारते सिस्टम को ही बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कामरा। तमिलनाडु में इसीलिए जाकर सेटल हो गया। अब शिव सैनिक बोल रहे हैं किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? पुलिस भी बोल रही है अरे आइए मुंबई ना, हम आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। बताइए, मुंबई पुलिस में भी इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। उधर मुंबई पुलिस ने उस कैमरा पर्सन तक को एलिजिडली बख्शा नहीं है जिसने शो रिकॉर्ड करने की हिमाकत की थी। भाई वो तो उसकी नौकरी थी, कैमरा पर्सन है और क्या रिकॉर्ड करेगा। कामरा गेम समझ के मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल सिक्योर कर चुका है। 7 अप्रैल तक तो वो अरेस्ट नहीं होगा और बेल सिक्योर होते होते वो चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा है। शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शटअप ही तो नहीं कर रहा है और शायद सिस्टम को इसी बात से दिक्कत है। मुंबई पुलिस को समय और टैक्स के पैसे बर्बाद करने पर चुटकी ले रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस उस एड्रेस पर जाकर आ धमकी जहां कामरा 10 साल पहले रहता था। जिस ऑडियंस मेंबर को पुलिस ने एलिजिडली समन किया था उसे ट्विटर पर मैसेज लिखा जाता है कि भाई तुम मुझे ईमेल कर दो, देश के किसी भी कोने में मैं तुम्हें वेकेशन करवा दूंगा। जिबली आर्ट पोस्ट कर रहा है कि यह कैसी चाय बनाई है। हमारे देश को कैसे आर्टिस्ट मुक्त किया जा रहा है उसका फॉर्मूला भी शेयर किया 1 अप्रैल को। प्रॉब्लम यह है कि यह वाला जोक नहीं था, यह सैड रियलिटी है। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है उनको यह फॉर्मूला साफ दिख भी रहा है। पहले ब्रांड्स को डरा धमका दो तो ऐसे आर्टिस्ट का स्पॉन्सरशिप खत्म, फिर कॉर्पोरेट्स को हिला डालो तो कोई आपको शो नहीं देगा, कोई आपको गिग नहीं देगा, कोई परफॉर्म करने नहीं देगा। उसके बाद वेन्यू परमिट्स या पुलिस अप्रूवल ही ना दो ताकि जो 2-4 लोग आपके सपोर्टर्स हैं आपका कोई कॉमेडी शो देखने ही ना आ पाए, आपका शो ही ना हो पाए। और ये सब जब फेल हो जाता है तो फिर आप ऑडियंस को ही डराने धमकाने लगो जिससे आपका वजूद ही खत्म हो जाए। जिस देश में कॉमेडियंस को खामोश करना, उनसे माफी मंगवाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां कामरा पूरे सिस्टम के सामने अकेले खड़ा हुआ है। जो लोग उनसे सहमति रखते भी नहीं है, जो उनके जोक्स पर हंसते भी नहीं है, वो इस बात की सराहना जरूर कर रहे हैं कि बंदे में दम जरूर है। लेकिन कब तक ये दम कब तक रहेगा? आर्टिस्ट, कॉमेडियंस को 90% तो चुप करा दिया गया है। कुछ आवाजें डिजिटल स्पेस में आज बाकी हैं, उनके दिन भी गिनती के ही हैं, ये बात सबको मालूम है। और ये तब तक ये दबाव होता रहेगा, इरेजर होता रहेगा, कॉमेडी सटायर मुक्त भारत होता रहेगा जब तक लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में, असलियत में गद्दार कौन है, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है। यह सवाल क्या आपने कभी पूछा है? मुंबई पुलिस जितने शिद्दत से इस केस के पीछे लगी हुई है उससे तो लगता है कि देश के फाइनेंशियल कैपिटल में पुलिस के पास बहुत सारा फ्री टाइम है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन अखबार की सुर्खियां अगर आप टटोलोगे, सिर्फ मुंबई क्राइम लिख दोगे गूगल में तो आपको हजारों रिजल्ट्स मिल जाएंगे। महंगाई के साथ साथ मुंबई में क्राइम बढ़ रहा है 15% एक साल में। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है चोरी चकारी में। डेफेमेशन केस ठीक है भैया कर लो, लेकिन मुंबई पुलिस को अपने लोगों पर शायद और कड़ी निगरानी रखनी होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पाया कि सहार पुलिस स्टेशन के अफसर खुद ही ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ मिले हुए थे।
यूएसए में इमिग्रेशन रैकेट को अंजाम दे रहे थे। होगा क्या, ये लोग डंकी होकर यूएसए पहुंचेंगे, उसके बाद अंकल डोनाल्ड वहां से भारतवासियों को बेड़ियों में वापस भेजेंगे एयरफोर्स के विमान में। तो ऐसे लोग जो देश का जो सम्मान है वो कम करते हैं, क्या वो गद्दार नहीं है? महाराष्ट्र क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में चौथे पायदान पर आता है पूरे देश में, और स्टेट में मुंबई शहर नंबर 1 है। और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं मुंबई में, बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। 21% जंप इन पॉक्सो केसेस, बच्चों तक को ये भक्षी छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई डर नहीं है। और कोर्ट में 10-10 साल पुराने हाई प्रोफाइल रेप केसेस में भी अक्यूज्ड को बेल मिल जाता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। और एविडेंस आएगा कहां से? अरे भैया, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का जो सेल है उसमें 61% वैकेंसी है। मैं आई विश ये अप्रैल फुल डे की बात कर रहा होता मैं। 61% वैकेंसी, जो एक हाई प्रायोरिटी एरिया बोला जाता है बीजेपी के लिए। बेटी बचाओ, इतना कुछ चिल्लाने के बाद जो लोग बेटियों तक को नहीं बचा पा रहे हैं, क्या वो गद्दार है या नहीं है? अब आप बोलोगे कि कामरा का इतना बचबचाव क्यों कर रहे हो देशभक्त? मान लो कि शिंदे जी का अपमान किया गया है, तो जवाब में मैं बोलूंगा कि देखिए, कामरा को किसी की बचबचाव की तो जरूरत है नहीं ना। वो इस आशा में बैठा हुआ है कि आप और हम मोमबत्ती लेकर जाएंगे, उसके लिए जस्टिस फॉर कामरा डिमांड करेंगे। इस देश में सच बोलना, आईना दिखाना बहुत खतरनाक और बहुत अकेलों वाला काम है। एकला चलो रे वाला ही फिलॉसफी यहां काम करेगा। कामरा को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है। गिव मी अ लिस्ट ऑफ नो गो एरियाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2. Unfunny, dishonest. Just 2 areas. बाकी सब कुछ इज ऑन द टेबल? Yes. Are you sure? 100%. TV coming. कामरा ने सच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसका अंजाम क्या होता है उसे अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान लेते हैं कि कामरा ने गलत काम किया है, गद्दार शब्द का यूज इनडायरेक्टली शिंदे जी पर लगाया, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो फिर करो केस, कोर्ट्स को डिसाइड करने दो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। हम भी इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो करेंगे और इस वर्डिक्ट को हम भी स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम सारे ये तमाम राइट विंग चैनल्स, आईटी सेल पुलिस पर हम भी केस करेंगे, जो हमें दिन रात गाली बकते रहते हैं, गद्दार कहते रहते हैं। हम तो उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते चलो ठीक है, बोल लो तुम उल्टा संट संट जो बोलना चाहते हो, हम उन्हें बोलने देते हैं। सच तो यह है कि कामरा का केस कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, इसीलिए पुलिस के बल पर कामरा को और दूसरे और कॉमेडियन, सटायरिस्ट को धमकाने का यह क्लियर प्लान है कि हमारे नेता का पोल मत खोलो, नहीं तो तुम्हारी धोती हम खोल देंगे। और कामरा आज अगर मुंबई में गलती से भी होता तो उसे बिना किसी सॉलिड केस के, बिना किसी एविडेंस के अच्छे से अरेस्ट करके जलील किया जाता। क्योंकि आफ्टर ऑल एक साधारण नागरिक ने, एक कॉकरोच ने गद्दार वाला शब्द हिंट भी कैसे कर दिया शिंदे जी पर। यह हिंट का परमिशन सिर्फ अजित पवार जी के पास है। वो बोल सकते हैं उल्टा सीधा चीज, वो मार सकते हैं सारे ताने, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके, बारक्या शेंबड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके। तुमच्या इथे तर ते वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय, तो गद्दार चाललाय। मी म्हणत नाही, लोक म्हणतायत। और गद्दारी क्यों? अगर आप गेरवे कपड़े पहने हुए हैं तो बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल सेंट्रल लीडरशिप की महिला लीडर्स पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स पर ओछी टिप्पणी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही। ये है अब ईमानदार और जेंटलमैन लोग। या फिर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को आतंकवादी भी बोल सकते हैं। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। अब ये कामरा की गलती है कि उसने कॉमेडी, सटायर एज अ प्रोफेशन चुना। अगर पॉलिटिक्स चुना होता तो वो सुसु स्वामी की तरह किसी को भी बार डांसर बोल सकते थे। तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। ये रबी नहीं आता, मैं 1000 बार बोलूंगा नहीं, मैंने वेबसाइट में तो डाल दिया है।
जहां तक हमें पता है, स्वामी पर इस टिप्पणी के लिए आज तक कोई केस नहीं हुआ है, कोई पेशगी नहीं हुई है। और अगर कामरा नेता होता तो वो किसी को भी गद्दार बोल पाता और उसकी ऑडियंस, जो जैसे ऑडियंस होती है जो कॉमेडियंस के, उसके साथ साथ चांट भी करती, रिपीट भी करती। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। सोचो कितना मजा आता अगर ये सारी चीजें हैबिटेट सेंटर में हो रही होती और कोई उंगली तक नहीं उठा पाता। कामरा को सच में राजनीति ज्वाइन कर लेनी चाहिए। फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहां। फिर वो अपने रोस में सोच लीजिए किसी को भी हाफिज सईद कह पाए। ये लोग आतंकी भाषा ही यहां बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। या फिर किसी भी महिला के अंडरवियर तक पर टिप्पणी कर दे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ना ऐसे जोक्स को डर्टी माना जाएगा, ना कोई लंबा कोर्ट केस कचहरी चलेगा। मजे की बात यह है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आप ये सारी गाली गलौच, ऊंची टिप्पणी आप कर सकते हो और बाद में दोस्ती भी, यारी भी। और मैं सिर्फ अजित पवार की यहां बात नहीं कर रहा हूं। अब उसी महाराष्ट्र से आप संजय निरुपम की बात देख लीजिए। 5 साल पहले मोदी को औरंगजेब का आधुनिक अवतार बोला। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। आज वही संजय निरुपम शिंदे सेना में है, बीजेपी के एलाय हैं और नवरात्रि में नॉन वेजिटेरियन स्टॉल्स को बंद करवाने का कार्य कर रहे हैं। या फिर शहजाद पूनावाला को ले लीजिए, पहले मोदी के कड़े आलोचक हुआ करते थे, मोदी को खरी खोटी सुनाते थे, हर प्लेटफॉर्म पर मोदी को देश को बांटने का इल्जाम लगाते थे। पर हमारी प्राथमिकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की ये होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सारी चीजें जब हम बोली तो मोदी जी क्या बोले? कितने हिंदुओं को लैपटॉप मिला, कितना मेगावाट हिंदुओं के घर गया, शमशान कहां पे बना, कब्रिस्तान कहां पे बना। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे थे, उन्होंने डेमोग्राफी को डिवाइड कर दिया। आज वही पूनावाला बीजेपी को बहुत भाता है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है उसी पार्टी के, मोदी जी के पार्टी के। अब सोचो अगर पेशे से, मैंने वो कॉमेडी अभी भी है, लेकिन अगर ये बंदा पेशे से कॉमेडियन होता तो आज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा होता। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कामरा कल बच जाए, मुझे मेरी हैसियत अच्छे से मालूम है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आप ये बात समझ पाओ कि देश में हिपोक्रेसी की सीमा तो हम कब के खत्म कर चुके हैं। नेता, अभिनेता, धर्म के ठेकेदारों के लिए अलग नियम कानून है और हमारे लिए अलग, क्योंकि हम हैं कॉकरोच, हमें कभी भी कुचला जा सकता है। कुछ को यह बात ठीक भी लगेगी, हां भाई ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो देशभक्त हैं वो ये समझेंगे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, देश में गलत हो रहा है। किसी और ने गद्दार बोला होता तब भी समझ में आता, लेकिन एक कॉकरोच ने कैसे बोल दिया। आज एक कॉकरोच बोला है, कल सैकड़ों कॉकरोच बोलने लगेंगे, तब क्या। इसी डर से महाराष्ट्र सदन में कुणाल कामरा पर चर्चा हो रही है, मोशन पास किए जा रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं लीडर्स। वही महाराष्ट्र सदन जहां यह डिस्कस होना चाहिए था कि हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या आज भी क्यों कर रहे हैं। सैकड़ों के तो आपने पॉलिसी लगा दी है, वायदे कर दिए, स्कीम चला दिए। जब कामरा पर आउटरीच ज्यादा जरूरी है ना कि कैलाश अर्जुन नागरे की मौत पर, वहां कोई आउटरीच नहीं हुआ। 2020 में यही बंदा महाराष्ट्र सरकार से यंग फार्मर अवार्ड जीतता है और सिर्फ 5 साल बाद 2025 में आत्महत्या कर लेता है। पढ़ा लिखा इंसान है, अवार्ड जीता हुआ इंसान है, आवाज उठाना अपनी जानता है, लेकिन यह इंसान अपनी सारी सोशल कैपिटल के बावजूद एक काम नहीं करवा पाया, इरिगेशन का पानी अपने खेतों तक नहीं पहुंचवा पाया। सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी। क्या हमें सच्ची में ढूंढना होगा कि किसानों का असली गद्दार कौन है? पुणे में एक छोटे से वॉक इन इंटरव्यू में 3000 युवा लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है। तो बेरोजगारों का गद्दार कौन है? महाराष्ट्र दशकों से भारत का आर्थिक केंद्र रहा है, इकोनॉमिक इंजन ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। पिछले 2 सालों से यह राज्य की आर्थिक हालत स्लो डाउन मचा रही है। इस पर कोई आउटरीच और डिस्कशन नहीं होता है। और पैसा है,
पैसा है स्टेट के पास, लेकिन राज्य ने 4.2% स्पेंडिंग की है स्वास्थ्य पर। अगर आप कंपेयर करो तो दिल्ली में 12.4% और उत्तर प्रदेश तक 7% खर्च करता है। तो यहां गद्दारी कौन कर रहा है लोगों के साथ? अगर आप अपने आप से सच में सच्चे मन से पूछोगे तो पाओगे कि गद्दार वो है जो देश को नहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखता है। गद्दार वो है जो कमजोर और जरूरतमंदों की सुनता नहीं है, उन्हें कुचलने में ज्यादा मजा रखता है। गद्दार वो है जो सत्ता और पैसे की भूख में अपना ईमान बेच चुका है। गद्दार वो है जो सच को देखकर भी आज अनदेखा कर रहा है। एक ऐसे टाइम पर जब छोटा सा सच बोलना भी एक अपराध सा लगने लगे, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें याद दिलाया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। कांग्रेस राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी पर लगाए गए एफआईआर को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट्स मस्ट बी एट द फोरफ्रंट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुनकर तो अच्छा लगता है, आशा करता हूं कि कोर्ट्स इस बात को माने भी। जस्टिसेस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने पाया कि प्रतापगढ़ी ने इंस्टाग्राम पर एक पोएम अपलोड करके कुछ गलत नहीं किया और गुजरात पुलिस को ओवर जीलस होने के लिए फटकार भी लगाई। पोएम का नाम था ए खून के प्यासे बात सुनो, शायद इसीलिए गुजरात पुलिस को खराब लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एंड आई कोट, without freedom of expression of thoughts and views, it is impossible to lead a dignified life as guaranteed under Article 21 of the Constitution. In a healthy democracy, differing views, माने आपके विचारधारा अलग हो सकती है, differing views must be countered with counter speech. आप अगर विचारधारा अलग है तो आप अपनी बात आगे रखिए, लात नहीं, बात आगे रखिए, not suppression. Literature, including poetry, drama, films, stand-up, comedy, satire and art makes life more meaningful. लेकिन लगता है कि लोग चाहते नहीं हैं कि यह सब कॉमेडी हो, सटायर हो, आर्ट हो, क्योंकि इससे फिर दिमाग को सवाल पूछने में मदद लगती है। स्टेटस को हम सवाल पूछ सकते हैं, सरकार को हम सवाल पूछ सकते हैं। गद्दार कौन है फाइनली? फिर देश के साथ गद्दारी फिर कौन कर रहा है? ये बातें अब इतनी एविडेंट, सेल्फ एविडेंट और साफ हो गई हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल अब यह है कि आप और मैं क्या चुप रहकर इस गद्दारी का साथ देंगे या कुछ बोलकर, सवाल पूछकर, आंखें खोलकर, सत्य देखकर कम से कम इस गद्दारी का कुछ हद तक विरोध करेंगे। देशभक्त का पता नहीं कब नंबर आएगा, लेकिन जब नंबर आएगा तो इस बात की सांत्वना जरूर होगी कि तानाशाहों के खिलाफ, देश को बांटने वालों के खिलाफ और गद्दारों के खिलाफ हम डटे रहे और देश के प्रति और संविधान के प्रति अपना कर्तव्य हमने जरूर निभाया। सवाल यह है कि आप भी यह काम करोगे या गद्दारों का साथ आप दोगे। इस बात पर जरूर आप सोचिएगा कि कैसे पूरे नैरेटिव को बदला जा रहा है, गद्दारी कौन कर रहा है, क्योंकि यही सवाल अब डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल में देश किस तरफ जाएगा। जय हिंद।